बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम जमात नाहम नंबर शुमार 1 नज़म हम उसकी हम तशरीह करेंगे, लेकिन तशरीह से पहले हम मुसन्निफ़ के तारुफ़ के ऊपर रोशनी डालेंगे कि नज़म हम के मुसन्निफ़ कौन हैं। नज़म हम के मुसन्निफ़ मुज़फ़्फ़र वारसी। अब ज़रा इसकी हम रीडिंग का आगाज़ करते हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी 1933 में पैदा हुए, यानी उनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो 1933 है। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल MCQs की सूरत में बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में बन सकता है। उसके बाद उनका इंतकाल कब हुआ? 2011। तीसरा सवाल हमारे पास बनेगा मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सदीकी। यहाँ पर हमारे पास तीसरा सवाल ये बनेगा कि मुज़फ़्फ़र वारसी का असल नाम क्या था या क्या है। तो हम यही कहेंगे कि उनका असल नाम मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सदीकी है, जो अपने कलमी नाम मुज़फ़्फ़र वारसी के नाम से मारूफ हुए। कि जाए विलादत कहते हैं जहाँ पर इंसान पैदा होता है, जहाँ पर वो पैदाइश होती है। मर्दम खेज़ खित्ता, यहाँ पर मर्दम खेज़ खित्ता एक वर्ड आ गया है। यकीनन आप लोग भी इस तजस्सुस में होंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है। मर्दम खेज़ खित्ता इसका मतलब होता है ऐसा इलाका जहाँ पर काबिल और लायक लोग पैदा हों, जहाँ पर पढ़े लिखे यहाँ बहुत सारी खसूसियात के हामिल लोग पैदा होते हैं। मर्दम खेज़ खित्ता मेरठ कहाँ पर है? यूपी में। यूपी की फुल फॉर्म अगर हम आप देखेंगे तो यूपी उत्तर प्रदेश इंडिया, यानी यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है जी, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है कि ये जो यूपी है ये आमतौर पर मर्दम खेज़ लोगों का इलाका है। वहाँ पर ऐसे लोग पैदा हो रहे होते हैं कि जो लाइक फाइक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम मेरठ से हासिल की। ठीक है। पाकिस्तान का क़याम अमल में आया कब? क्या अमल में आया, कोई बता सकता है? 1947। तो वो अपने ख़ानदान के हमरा कराची आ गए और जहाँ अपनी तालीम को जारी रखा। मुज़फ़्फ़र वारसी इब्तदाई उम्र, इब्तदा कहते हैं जब उनकी उम्र, जब वो थोड़े से बड़े हुए, इब्तदाई उम्र से ही जब वो बड़े ज़हीन व फ़तीन थे। ज़हीन मतलब दिमागी तौर पर अक्लमंद, समझदार, फ़तीन होशियार, चालाक थे। 1950 में उन्होंने बाकायदा शायरी का आगाज़ किया जो तादम वापस जारी रहा, यानी जब तक उनकी वफ़ात नहीं हुई उस वक्त तक उन्होंने शायरी को खैरबाद नहीं कहा। असनाफ़ नज़म, असनाफ़ जमा है सिन्फ़ की, सिन्फ़ का मतलब होता है किस्म, यानी नज़म की इक़साम में से उन्होंने तकरीबन तमाम मरवज्जा असनाफ़, मरवज्जा का मतलब होता है रिवाज, जो उस वक्त के दौर के मुताबिक ज़रूरी हैं। असनाफ़ नज़म हम्द, नात, गीत, रुबाई, कथा वगैरह में तबा आजमाई और हर जगह अपनी जहानत और फतानत का लोहा मनवाया। ताहम हम्द व नात पर तवज्जो मरकूज रही और यही दो असनाफ़ सुखन, असनाफ़ सुखन, असनाफ़ का मतलब आप पहले बता चुके हैं आपको मैं, और सुखन कहते हैं बातचीत को, गुफ्तगू को। बातचीत करने के किस्में हैं, यानी हम मुख्तलिफ अंदाज से बात करते हैं। तो उनकी शनाख्त यानी उनकी पहचान और वजह शोहरत की, उनकी पॉपुलैरिटी, उनको मशहूर होने के लिए जो चीज़ है वो यही चीज़ है कि उन्होंने हम्द और नात, ये दो असनाफ़ सुखन पर ज़्यादा कलाम किया। हम्द में उनकी हम्द लम यलिद व लम यूलद और वही खुदा, और नात में मेरा पैगंबर अजीम तर है, ज़बान ज़द ख़ास आम है। ज़बान ज़द ख़ास आम यानी हर ख़ास आम, छोटे बड़े हर इंसान की ज़बान पर ये जारी व सारी है। उनकी शायरी के मजमूओं में बाबे हरम, लहजा, नूर अज़ल, अलहम्द, काबा इश्क, ला शरीक, दिल से दरे नबी तक और मेरे अच्छे रसूल शामिल हैं। उनकी तमाम शायरी कुलियात मुज़फ़्फ़र वारसी की सूरत में भी शाया हो चुकी है। अब यहाँ पर सवाल कोई बच्चा कर सकता है, आपका हक भी बनता है सवाल करने का कि कुलियात क्या है। कुलियात आमतौर पर कहा जाता है किसी भी शायर की, चाहे वो नज़म हो, गज़ल हो या नस्र हो, उसके शेरी मजमूए के नाम को कुलियात कहा जाता है। कुलियात मुज़फ़्फ़र वारसी की सूरत में शाया हो चुके हैं, शाया छप चुके हैं।
हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें 1988 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुस्न कारकर्दगी, यानी उनकी कारकर्दगी, उन्होंने जितने भी अदबी काम किए, अदबी काम में चाहे उन्होंने जितने रसायल लिखे, किताबें लिखी, नज़में लिखी, नातें लिखी, उसके एतराफ़ में उसको कबूल करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। यानी उनकी ये सारी जितना भी उन्होंने काम किया उसकी हौसला अफजाई करना। मुज़फ़्फ़र वारसी को उर्दू की मौज़ूआती शायरी में अहम मकाम मर्तबा हासिल है। उन्होंने बिलखसूस उर्दू हमद व नात को एक नई जहत दी। नई जहत, जहत का मतलब होता है रुख, नया रंग देना। फिक्री और फनी हर दो एतबार से उनकी तमाम हमदों और नातों का एक एक शेर मोतियों की तरह लड़ी में परोया हुआ लगता है। यानी अगर हम फिक्री तौर पर देखें या फनी तौर पर देखें, दोनों तरह से अगर हम देखें तो उनकी शायरी, दोनों भी उन्होंने कलाम किया, उसका एक एक शेर, एक एक बात मोतियों में लड़ी की तरह परोया हुआ लगता है कि जिस तरह एक लड़ी में मुख्तलिफ रंग बरंग के मोती होते हैं तो वो लड़ी किस कदर खूबसूरत नजर आती है, तो इसी तरह उनकी शायरी भी इसी तरह खूबसूरत नजर आ रही है। शामिल किताब हमद में मुज़फ़्फ़र वारसी ने जिस अंदाज में ज़ात बारी ताला की शान और तख्लीक़ कायनात बयान की है और अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात को साबित किया है, वो उन्हीं का खासा है। यानी कि इस किताब में जो हमद है उसमें अल्लाह ताला की ज़ात का होना, उसकी सिफ़ात का और इस कायनात को तख्लीक़ करने वाली ज़ात, उनके बारे में अगर किसी ने सही तरीके से कलाम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुज़फ़्फ़र वारसी हो सकते हैं। बहुत सारे शौराए कलाम गुजरे हैं अपने दौर में, लेकिन हमद और नात में जो मकाम मुज़फ़्फ़र वारसी को हासिल है वो किसी को भी हासिल नहीं। उनकी ये हमद हर खास व आम पर जारी है, हर खास व आम की जुबान पर जारी है। आगे हम इसके चलते हैं हमद के ऊपर। हमद में सबसे पहले हम इसके मकासद तदरीस पढ़ लेते हैं कि हमद पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या इससे सीख सकते हैं, क्या क्या हमें हासिल होगा। सबसे पहले मानी और मफ़हूम से आगाह हो जाएंगे। हम के लुग़वी मानी क्या है? तारीफ करना, तौसीफ बयान करना, और इस्तिलाही मानों में ये इस्तेमाल होगा कि हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। उसके बाद हमद गोई की खसूसियात के बारे में मालूमात, उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के हवाले से इजाफा, उसके बाद असनाफ़ नज़म यानी नज़म की किस्मों में हमारे पास हमद है, मनाजात है, नात है, मनकबत है। ये चारों चीज़ें जो हैं इनकी शनाख्त के तलबा की तरबियत है। यानी अगर आपको इनकी बात समझ आएगी, इस बात का समझ आएगी, तभी आप इसके दरमियान फ़र्क कर सकेंगे कि नज़म क्या है, मनाजात क्या है, नात क्या है, मनकबत क्या है। इनके इस्तिलाही और लुग़वी मानी भी आप अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। अब आगे आते हैं मरकज़ी ख्याल। मरकज़ी ख्याल आम तौर पर किसी नज़म के लुब्बे लुबाब को कहते हैं, यानी जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि उस नज़म का निचोड़ होता है जो 3 से 4 सतूर पर मुश्तमिल होता है। 3 से 4 सतूर आपके रजिस्टर की 4 से 5 सतूर भी हो सकती हैं। अब हम आ जाते हैं बाकायदा तशरीह के ऊपर। तो तशरीह के लिए चंद एक चीज़ें आपके साथ मैं इधर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमारे पास शेर आएगा। शेर क्या है? ये ज़मीन ये फलक इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं सब में तेरी झलक, लेकिन सबसे जुदा
اے خدا اے خدا. اب یہ ہمارے پاس ایک مثلث کی صورت میں آ چکا ہے. مثلث جس طرح یہ آدھے شعر کو ہم کیا کہیں گے؟ مصرع کہیں گے. ایسے ہی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شعر. جب یہ تین ہو جائیں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مثلث. اب مثلث ہے تو جب بھی اشعار کی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس شعر آ جائے گا. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جائے گا حوالہ شعر. حوالہ شعر میں ہم سب سے پہلے مینشن کریں گے نظم کا عنوان, اس کے بعد شاعر کا نام. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ماخذ, اس کے بعد سن. اب نظم ہماری کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ ہم. اس کے شاعر کون ہیں؟ مظفر وارسی. ماخذ کون سی کتاب سے لیا گیا ہے؟ اور صنف کیا ہے؟ نظم. اب یہ ہمارے پاس پہلے نمبر پہ شعر آ گیا, دوسرے نمبر پہ حوالہ شعر آ گیا. حوالہ شعر میں کس کس چیز کو فالو کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے نظم کا عنوان, اس کے بعد شاعر کا نام, ماخذ اور صنف. اب تیسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس چیز آئے گی وہ کیا آئے گا؟ مفہوم. ایسے ہی ہے مفہوم. اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس تشریح. تشریح. اب مفہوم ذرا اس کا ہم پہلے مثلث کا پڑھتے ہیں. یہاں شاید کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ زمین, یہ فلک, یہ زمین اور یہ آسمان, ان سے آگے تلک, یعنی ہمارے لیے یا تو یہ زمین ہے یا ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے آسمان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بہت وسیع بنایا ہے, بہت زیادہ وسیع بنایا ہے, ہماری سوچ سے بھی زیادہ وسیع ہے. تو جہاں پر شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین ہے یا یہ آسمان ہے, ان سے آگے تلک, اس سے آگے بھی یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس سے آگے جتنے بھی آسمان ہیں, دنیایں ہیں, جہان ہیں, سب میں تیری جھلک. سب میں کس کی جھلک نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جھلک, نشانی نظر آتی ہے, اس کی قدرت نظر آتی ہے. حالانکہ ہم نے باقی چیزیں دیکھی نہیں, کائنات سے باہر کا علاقہ نہیں دیکھا, ہمارے لیے صرف یہ جو دنیا ہے یہی ہماری کائنات ہے. لیکن اگر ہم اسپیس میں دیکھیں تو بہت سارے سیارے ہیں, بہت سارے پلینٹس ایسے ہیں, گلیکسیز ہیں. ٹھیک ہے, بہت وسیع کائنات ہے. لیکن جہاں جہاں تک بھی ہماری نظر جائے گی اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہی نظر آتی ہے. لیکن سب سے جدا اے خدا, یعنی زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز خوبصورت ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سب چیزوں کو بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. کہ زمین کس نے بنائی, آسمان کس نے بنایا, اس کے بعد آسمان سے آگے جتنی بھی دنیا, جتنے جہان ہے, یہ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں شاید یہی بیان کرتے ہیں کہ چاہے زمین کو دیکھیں, چاہے آسمان کو دیکھیں, چاہے آسمان سے آگے جتنے جہان دیکھیں, ہر طرف یا باری تعالیٰ تیری شان ہی نظر آتی ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے مفہوم. مفہوم ادھر میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. یہ زمین اور یہ آسمان, جی, اور ان سے آگے جتنے جہان ہیں سب میں
तेरी यानी अल्लाह ताला की शान नजर आती है, लेकिन सबसे जुदा है खुदा। उसके बाद तशरीह आएगी हमारे पास। तशरीह में सबसे पहले हम देखेंगे कि तशरीह करने का तरीका। सबसे पहले हम जो हमारा पहला पैराग्राफ होगा, याद दीजिए, मैं लिख देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। पहला पैराग्राफ जो होगा वो किसके बारे में होगा? शायर के बारे में। जी, तो पहला पैराग्राफ शायर के बारे में होगा। शायर के बारे में कैसे, यानी शायर का मसलूब बयान कर देंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि मुज़फ़्फ़र वारसी को उर्दू की मौज़ूआती शायरी में अहम मकाम और मर्तबा हासिल है। उन्होंने बिलखसूस उर्दू हम्द व नात को एक नई जहत दी। इतना काफी होगा। ये हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। अब दूसरे पैराग्राफ में जब हम लिखेंगे तो तशरीह लिखेंगे। दूसरा पैराग्राफ तशरीह का। तशरीह जब करेंगे तो हम ये नहीं कि अगर 3 पेजेस की भी हमने कर ली तो हमने सिर्फ इसको बयान किया कि ये जमीन, ये फलक, इनसे आगे तलक हमने 3 पेजेस लिख दिए। हमारे वो 3 पेजेस लिखे हुए किसी काम के नहीं। अगर हमने उनको, इसको मुकम्मल को हमने डिस्क्राइब करना है, पूरे को हमने बयान करना है। ये नहीं कि सिर्फ एक मिसरे के ऊपर आप 3 पेजेस लिख दें। 3 पेजेस लिखने की जरूरत नहीं है। आप 1 से 1.5 पेज लिखें, लेकिन ये सारे का सारा इसमें कवर होना चाहिए कि ये जमीन, ये फलक, इनसे आगे तलक जो कुछ भी है सब में अल्लाह ताला की शान नजर आती है, लेकिन सबसे जुदा, हर चीज से बावरा, हर चीज से आला, हर चीज से अफजल किसकी जात है? तेरी जात है। ऐसे ये हम इसको 1 से 1.5 पेज पे हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा, क्या आएगा? इजाफी शेर। अब इजाफी शेर, अब किसी बच्चे को इजाफी शेर याद नहीं है तो इजाफी शेर की बजाय वो हदीस का तर्जुमा लिख दे, कुरान की आयत का तर्जुमा लिख दे, या कोई कोटेशन लिख दे। अगर कोटेशन आती है, जैसे कॉल आते हैं तो वो कॉल लिख दे। इस तरह आपकी ये तशरीह यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा इसके हवाले से इस पूरे जितना भी हमने आज पढ़ा है, सुना है, देखा है, इस हवाले से कोई भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, उसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।